तो वहाँ पर विधानसभा चुनाव भी हैं और साथ ही साथ आज भी कई अहम सीटें हैं जिन पर आज मतदान होना है। उड़ीसा की 5 अहम सीटें हैं जहां पर आज लोकसभा 2024 के इस जनादेश के लिए भी वोटिंग की जाएगी। और आप प्रधानमंत्री के इस रोड शो में लोगों का हुजूम देख सकते हैं, किस तरह से प्यार करने के लिए प्रधानमंत्री को, उनकी आवभगत के लिए प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। बिल्कुल, और इस रोड शो में आप देख सकते हैं दोनों तरफ कितनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और प्रधानमंत्री के साथ इस सीट से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के संबित पात्रा, वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। लगातार हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री का रोड शो होता है कितनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं आंचल। किसी भी राज्य की बात की जाए और ओडिशा के जब पुरी की हम बात करते हैं, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान ये, और इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से 4 धामों में इसका नाम आता है। और आप देख सकते हैं कि बहुत अहम सीटें हैं 5, जहां आज लोकसभा के लिए वोटिंग होनी है। सुंदरगढ़ सीट, जुएल ओराम मौजूदा सांसद हैं, यहाँ खड़े हैं, और दिलीप टिर्के जिन्हें टिकट दिया है बीजेडी ने, वो उनके खिलाफ चुनावी ताल ठोकते हुए। तो आज का मुकाबला बेहद दिलचस्प और ये रोड शो उससे ज़्यादा रोमांचक। और हमारे साथ इस अहम रोड शो पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ जो सहयोगी हैं, सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जब हम पुरी की बात करते हैं तो 4 धामों में पुरी का नाम आता है। उस लिहाज से आज का ये रोड शो, जिस तरह से ये हुजूम यहाँ पर हम देख रहे हैं पब्लिक का, कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं एक बदलाव का अंदेशा। और अगर आप ये देखिए कि आज का ये भव्य रोड शो का आयोजन इस वक्त हो रहा है जब देश में 5वें फेज का चुनाव चल रहा है, और इस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से रिकॉर्ड वोटिंग का आज लोगों से अपील की है कि आप जहां भी वोट कर रहे हो रिकॉर्ड नंबर से वोट करें, लोग घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महा उत्सव में अपना योगदान दें। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से प्रधानमंत्री का यह रोड शो, ये भव्य रोड शो जब आप जगन्नाथपुरी में देखते हैं और जब देखते हैं जगन्नाथ धाम के साथ में पीएम मोदी का ये सुबह सुबह आज समुद्र से निकली हुई पहली किरण जब जगन्नाथ मंदिर के उस शोभा में बढ़ाती हुई और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को निहारती हुई जब किरणें निकलती है, तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में इससे ज्यादा भव्यता का दृश्य कोई हो नहीं सकता जी। सबसे सुंदर खूबसूरत चीज तो ये है कि एक तो जगन्नाथ धाम, जिसमें आजकल बता रही थी कि ये 4 जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप कह सकते हैं कि वहां अगर मोदी सुबह सुबह के इस यात्रा में है और उस यात्रा में जहाँ से यात्रा ही पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है, तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में आज सुबह सुबह की ये छवि जो है वो एक ऐतिहासिक है। और ये ऐतिहासिक दिन भी है जब ये 5वें फेज का ये चुनाव होने वाला है और लोकतंत्र इस महा उत्सव को देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि आज उनकी जनभागीदारी जो है वो भी एक सुनिश्चित करना उनका एक कर्तव्य होता है। अच्छा जी बिल्कुल विनोद, ना सिर्फ जो भागीदारी सुनिश्चित करने की अगर बात की जाए और ख़ासतौर से अगर देखा जाए इस रोड शो की हम बात करें तो आप देख सकते हैं जगन्नाथपुरी, यहाँ पर ना सिर्फ लगातार जो श्रद्धालु हैं वो तो पहुँचते हैं, लेकिन आज जिस तरह की भीड़ यहाँ नज़र आ रही है, अंदाज़ा आप उससे लगा सकते हैं जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए।
अगाड़ों के साथ साथ यहाँ स्वागत जो है वो प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं उनकी आवाज़ें हमने सुनी, करतल ध्वनि के साथ एक बड़ा ही भव्य तरीके से स्वागत जो है, और उसके साथ साथ जो मंत्रोच्चारण है वो भी लगातार यहाँ रहा। विनोद जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब पूरी सीट की खास तौर से बात की जाए, ना सिर्फ पूरी बल्कि ओडिशा की जो और भी सीटें हैं, वो अब तक माना जा रहा है कि इस बार काफ़ी बदलाव जो है राजनीतिक रूप से उसमें देखने को मिलेगा। और अक्सर हमने देखा है जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री का रोड शो रहा है वहाँ से ना सिर्फ जो वोटिंग प्रतिशत है, जो मतदाता हैं वो तो जागरूक होते ही हैं, लेकिन जो बदलाव की बयार है कहीं ना कहीं इस रोड शो के साथ मिलते हुए नजर आती है। डेफिनेटली बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रोड शो जो है, कम से कम आप इस बात के हम लोग गवाह हैं और साक्षी है, जब लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं कि लोगों के साथ एक सीधा संवाद। विनोद जी, आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, जितना हम समझ पाए, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो खुद वहाँ पर साक्षी हैं, तो वो ये महसूस कर पा रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का प्यार प्रधानमंत्री को मिल रहा है, और ख़ास तौर पर जिस पूरी जगन्नाथ धाम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप हुजूम देखकर समझ सकते हैं। और इस बार अगर हमने देखा मुकुल, तो ख़ास तौर पर कई चुनावी जनसभाएं यहाँ पर प्रधानमंत्री की हुई हैं, और उस लिहाज से बीजेडी की अगर बात की जाए तो उसे घेरने की कोशिश भी की गई कई मुद्दों पर, जिसमें सबसे अहम अगर बात की जाए तो ओडिशा अस्मिता जो था बनाम, ये बहुत अहम मुद्दा रहा है इस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। बिल्कुल आंचल, लेकिन खासतौर से इस रोड शो की बात की जाए, हमने देखा कैसे जो महिलाएं हैं वो आगे चल रही थी, यहाँ पे नेतृत्व कर रही हैं इस रोड शो का, और साथ ही साथ जो लोग हैं ना सिर्फ दोनों तरफ सड़कों के छोर पे नज़र आए, बल्कि जो इमारतें हैं आसपास उनकी छतों पर भी नज़र आए, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का वो स्वागत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री जहां भी पहुंचते हैं नई ऊर्जा का संचार करते हैं, और उसी ऊर्जा से लबरेज जो उत्साह है वो पूरी तरीके से चरम पर नजर आता है। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं हर आयु वर्ग का व्यक्ति यहाँ प्रधानमंत्री को एक जन सेवक, प्रधान सेवक के तौर पर देख रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने हर चुनावी जनसभा में किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और जिस आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं, जो पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस बार का हमेशा से वैसे तो अहम वोट बैंक रहा है, लेकिन आधी आबादी की जो मुखर आवाज़, जिसमें लगातार प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम विकास की बात करते हैं उसकी अगुवाई महिलाएं करती हुई नजर आए, और यही आत्मनिर्भर भारत की वो सशक्त तस्वीर है जिसको हम यहाँ भी देख पा रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मंत्रोच्चारण के साथ इस रोड शो में आपने ध्वनि के साथ सुना, करतल ध्वनि के साथ सुना कि किस तरह से लोग जब जानते कि आज काफ़ी अहम दिन है दो लिहाज से, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं ओडिशा में, क्या वहाँ पर बदलाव होता है नहीं, इसका फैसला भी जनता को करना है। और लोकसभा 2024 की जब हम बात करते हैं चुनावों की, तो आज 5 अहम सीटें हैं जहाँ वोट डाले जाएंगे, जिसमें बारगढ़, सुंदरगढ़, बुलंगीर, कंधमाल और अस्का शामिल हैं। जी बिल्कुल, इन सीटों पर जो मतदान है वो जारी है, लेकिन इसके साथ साथ जो सीटें बचती हैं वहाँ पर भी जो मुकाबला है दिलचस्प देखने को मिलेगा। और ख़ासतौर से इस रोड शो की अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि जो लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, और उसके साथ साथ जो वहाँ की लोक संस्कृति है उसकी भी झलक इस रोड शो में हमें यहाँ देखने को मिली, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह की जो कहानियाँ हैं वो प्रचलित हैं उनके बारे में। और ख़ासतौर से ये कहा जाता है कि जब तक भगवान जगन्नाथ नहीं चाहते वहाँ पर कुछ नहीं होता। विनोद जी, अगर देखा जाए तो शायद जगन्नाथ जी की ही इच्छा के मुताबिक हम कह सकते हैं कि यहाँ एक ये जो भव्य रोड शो है ये भी आज हमें देखने को मिला। जी, तो ये हम कह सकते हैं कि संबित पात्रा का पिछला चुनाव भी जो था मात्र 11,000 वोट से संबित पात्रा यह चुनाव हारे थे जी। और ये चुनाव संबित पात्रा के लिए वही चुनाव है जो कभी अमेठी में स्मृति ईरानी का रहा होगा। हमें याद करना चाहिए कि संबित पात्रा चुनाव हारने के बाद एक दिन भी उसके बाद उन्होंने विश्राम नहीं लिया और लगातार पूरी में काम करते रहे जी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जनता आपको स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, लेकिन अगर वो उम्मीदवार जनता। चलिए, अजय हमारे साथ मौजूद हैं, अजय मिश्र हमारे सहयोगी। अजय, अगर बात की जाए बीजेडी की, तो एक बहुत बयान जो चर्चा में रहा वो ये था एक्सपायरी डेट को लेकर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, जहां ओडिशा की अस्मिता को लेकर प्रधानमंत्री ने कई चुनावी जनसभाओं में सवाल उठाए हैं। अगर हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, इस रोड शो में, कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप इसे?
देखिए आंचल, पूरे देश में जो इस वक्त चुनाव चल रहे हैं उसमें उड़ीसा में होने वाला चुनाव शायद सबसे दिलचस्प चुनाव है। बिल्कुल। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी, बीजेडी जिनके प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत ज्यादा अंतर दिखता नहीं है, बहुत जी। सारे एनालिस्ट ये मानते हैं कि बीजेपी और बीजेडी में भले ही आपको इस चुनाव में प्रतिद्वंदिता दिख रही हो, लेकिन बीजेडी कई मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन करती आई है, पूरे 10 साल समर्थन करती आई है। और आपने एक भी बयान बीजेडी का ऐसा नहीं देखा होगा जो कि बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हो। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि ये उनके चुनाव की मजबूरी होती है कि जब भी उनको इलेक्शन फाइट करना होता है तो उनको राज्य में जाकर के राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना पड़ता है। जी। तो मजबूरी है, पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि उनको प्रतिद्वंदिता में उतरना पड़ा है। ऐसा वो नहीं चाहते हैं। और ये सवाल था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कि क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन पे जोर देना चाहिए। आप देखिए इस वक्त उड़ीसा में आज जब 20 मई है तो 5 लोकसभा सीटों के लिए और 35 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ चुनाव हो रहे हैं। ये मुद्दा देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देश के विकास के लिए ये जरूरी है ये चुनाव विधानसभा की, लोकसभा की एक साथ हो। और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री चाहते हैं, उनकी मंशा यह है कि सारे मुख्यमंत्री मिलकर के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के अगले 5 साल केवल और केवल विकास की बात करें। आप देखिए ये जो आप रोड शो देख रहे हैं, ये एक तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का तो कार्यक्रम है ही है। जगन्नाथ भगवान को लेकर के जो आस्था है प्रधानमंत्री मोदी की, वो तो स्पष्ट दिख ही रहा है। और आज केवल प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, राउरकेला में आप देखिए गृह मंत्री हैं हेमा मालिनी जी बीजेपी के पक्ष में समर्थन बना रही हैं। अश्विनी वैष्णव जो कि बहुत तेज तर्राक लीडर माने जाते हैं, रेलवे को लेकर के बहुत बड़ा काम किया है, वो भी बीजेपी के पक्ष में समर्थन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने लिए बीजेपी फाइट कर रही है। और ये भी कहा जाता है कि बीजेडी का जो भी लॉस है, बीजू जनता दल का जो भी लॉस होगा, वो बीजेपी का ही गेन है, क्योंकि जमीन पर कहीं दूसरे दल, कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। और ये भी बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस वक्त भले ही आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो बीजेपी और बीजेडी, लेकिन केंद्र में आप दोनों को एक दूसरे का सहयोगी मानकर। लेकिन अजय, क्या हम मान सकते हैं 2014 और 2019 में जिस ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स की हम लगातार बात कर रहे हैं, उसको मजबूत जनाधार इस बार आप 2024 में देखते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार अगर बात की जाए कि बीजेडी ने कई मुद्दों पर हालांकि केंद्र में सपोर्ट किया है भाजपा की अगर बात करें, लेकिन लंबा समय है और क्या जो वहां की जनता है वो बदलाव की एक्सपेक्टेशन के साथ है? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप बयानों को बहुत ही बारीकी से समझिए। और जब उन्होंने ये कहा कि हम विकसित भारत की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं और हमने 2047 तक का रोड मैप बना लिया है, तो 2047 के रोड मैप में जो सबसे बड़े स्तंभ है विकसित भारत के, मुकुल और आंचल, वो ईस्टर्न इंडिया का विकास है। क्योंकि वेस्ट इंडिया का विकास हो चुका है, जिसमें तमिलनाडु, गुजरात जैसे बड़े राज्य शामिल हैं जो $1 ट्रिलियन की ओर जा रहे हैं। लेकिन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे ऐसे राज्य जो कि पूर्वी इलाके में है भारत के, उनका आसाम, ये सब लेकर के उनका विकास नहीं हो पाया जब तक वो विकास की धारा में शामिल। यानी विकास के जो मुद्दे हैं वो तो काफी अहम है ही अजय। लेकिन विनोद जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, ना सिर्फ विकास का जो मुद्दा है उस पर तो शायद एक सहमति जो है वो नजर आ सकती है बीजेपी बीजेडी में, लेकिन जिस तरीके से अब क्योंकि चुनावी समर चल रहा है, इस चुनावी मैदान में प्रतिद्वंदिता जो है वो जाहिर तौर पर हमें देखने को मिल रही है, और खासतौर से इस रोड शो का जो असर है वो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये रोड शो के साथ में अगर हम थोड़ी सी उड़ीसा की सियासत की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस पूरे के आपने देखिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव यहाँ साथ हो रहे हैं, और उस चुनाव में वहाँ बीजेपी वर्सेस बीजेडी है। कांग्रेस एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस पूरे मैदान से बाहर है। आप ये पिछले 1-1.5 महीने में देखिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 11 रैलियां की हैं उड़ीसा के अलग अलग कंस्टिट्यूंसी पे, अलग अलग जगह पे। और जब प्राइम मिनिस्टर इस कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि 10 जून को हम आपको अपने नए चीफ मिनिस्टर के लिए एक शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस इसलिए है कि आप पिछले 2019 का इलेक्शन आप ये देखिए,
तो ये बीजेपी वर्सेस बीजेडी के उस चुनाव में बीजेडी मात्र 4% के उसके परसेंटेज में उसकी कमी थी और सिर्फ 4% के स्विंग से विधानसभा चुनाव में बीजेडी ने 111 सीटें ली थी, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पे 23 सीटें पे आई थी। लेकिन एमपी के में देखिए कि वहां उड़ीसा ने 8 बीजेपी के एमपी को उड़ीसा से चुन के भेजा था जी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि उड़ीसा के लोग जानते हैं कि मोदी कितना इम्पोर्टेंट है देश के लिए, उड़ीसा के लिए, तो वो कम से कम बीजेपी एमपी को चुनने पे कभी विनोद जी क्या आप ये मानते हैं कि इस बार कोई ना कोई रिकॉर्ड बनना तय है? अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये साख बचाने की बात बीजेडी के लिए भी है, तो अगर जो भी कोई चुनावी परिणाम आता है, अगर बीजेडी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहती है तो 20 वर्षों से उड़ीसा की सत्ता पर काबिज है नवीन पटनायक, और अगर भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करती है तो पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी। कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बनेगा। शानदार सवाल पूछा है आपने। दोनों के लिए रिकॉर्ड ये है कि आप ये देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के बाद ये पहला चीफ मिनिस्टर जेडी पटनायक के परिवार से नवीन पटनायक होंगे जो लगातार 5 बार चुनाव जीत करके चीफ मिनिस्टर बनते रहे और ये 6वीं बार वो चीफ मिनिस्टर के इस पे बनने के लिए अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे जो इसमें खास बात ये है कि नवीन पटनायक बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं जी। अब जब प्राइम मिनिस्टर अपने सभाओं में कहते हैं कि यहाँ उड़ीसा में एक सुपर चीफ मिनिस्टर आ गया है, यंग मैन जिसका जिक्र किया गया, सीधे सीधे लोगों को बताते हैं कि सीएम नवीन पटनायक अब काम करने की स्थिति में नहीं है। अब उनका जो पर्सनल असिस्टेंट या पीए जो थे पांड्या साहब, वो एक नई भूमिका में आ गए हैं। तो ये चीजें जो है वो बीजेपी को एक ये मौका देता है कि कम से कम लीडरशिप के मामले में अगर आप देखें तो ट्राइबल लीडर के साथ साथ नॉन ट्राइबल लीडर बीजेपी के एक आप कह सकते हैं कि एक पूरी टीम है, जिसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पीएम मोदी कहते हैं कि आपको हम उड़ीसा के ही बहुत ही कुशल स्किल्ड सीएम आपको हम देने जा रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि नवीन पटनायक के पिछले 24 साल के शासन में अगर एक नया सीएम का फेस आता है जो उड़ीसा को एक डबल इंजन सरकार के रूप में जो और स्टेट में डेवलपमेंट हुआ है, ये मौका अगर उड़ीसा को मिलता है तो शायद एक बीमारू स्टेट से जो उड़ीसा बहुत ही पिछड़ा इलाका है, बहुत ही गरीब राज्य है, तो शायद उसको इससे मुक्ति मिल सकती है। तो ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो आप रोड शो में लोगों की लंबी कतारें सुबह सुबह का देख रहे हैं, अभी लोग और बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग रोचक ये है, विनोद जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि 2009 की अगर बात की जाए तो बीजेपी की जूनियर पार्टी के रूप में यहाँ काम करती थी। अजय, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो हम ये समझना चाहेंगे कि राज्यसभा चुनाव के लिए हमने बीजेडी का जो ये सियासी समीकरण है वो बदलते हुए देखा, क्योंकि ओडिशा में अश्विनी वैष्णव का समर्थन करती हुई नजर आई बीजेडी, ना तो वो घटक दलों में आती है फिर भी। अजय, बहुत सारे मुद्दों पर बीजेडी ने बीजेपी का समर्थन किया है और अश्विनी वैष्णव जो कि राज्यसभा के लिए उड़ीसा से आए, वो आज स्वयं बीजेपी के लिए वहां पर प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेडी के खिलाफ वो बीजेपी को इस चुनाव में फायदा देती नजर आएगी। लेकिन आप देखिए कि ये जो जगन्नाथ भगवान जी का रोड कॉरिडोर जो कि इसी जनवरी में बनाया गया, और आपको जानकर के खुशी होगी कि 17 जनवरी को ये जगन्नाथ का परिक्रमा कॉरिडोर इनॉग्रेट किया गया और 22 जनवरी को भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए। तो ये दोनों चीजें ही सनातन को आगे लेकर के जाती हैं। इस चीज को समझना, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि जमीन पर भले ही ये दोनों दल प्रतिद्वंदिता करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही विकास की बात कर रहे हैं, दोनों ही सनातन के संरक्षण की बात कर रहे हैं। और केवल परिक्रमा पथ ही नहीं, हजारों ऐसे मंदिर हैं उड़ीसा में जिनका जीर्णोद्धार करने का राज्य सरकार ने जिम्मा उठाया है। और राज्यों के तौर पर अगर हम बात करें तो उड़ीसा शायद उन चंद राज्यों में से होगा जो इस तरह के पुनरुद्धार की बात कर रही है। उसमें केवल मंदिरों का पुनरुद्धार नहीं है, अलग अलग जो संस्थान, जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के संस्थान हैं, उनका पुनरुद्धार शामिल है। उड़ीसा में अगर हम इकोनॉमिक तौर पर बात करें आंचल, तो ये उड़ीसा एक सरप्लस राज्य है, रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। लेकिन जिस तरह से विनोद जी बता रहे थे कि ये एक बीमारू राज्य में गिना जाता था और अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पिछड़े हुए हैं, वहां पर केंद्र की योजनाएं पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई हैं। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार उनको रोक रही है और
उसमें एक रोड़ा बन करके उभर रही है या फिर अपने ठप्पे के साथ उन योजनाओं को लागू कर रही है? क्या इन बातों को जनता समझेगी? या प्रधानमंत्री और बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं इस बात को समझा पाएंगे कि ठीक है, सभी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही स्तर पर विकास के ही कार्य होते हैं, लेकिन वाकई विकास कौन चाहता है? और क्या जो ये लगातार 5 बार का जो इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता नवीन बाबू ने, वो छठी बार अजय, लेकिन चुनावी मुद्दों के अलावा जब जैसा आपने कहा कि जो सनातन धर्म को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है और खासतौर से जो आस्था विश्वास की हम बात करें, वो भी इस चुनाव में अहम हम मान सकते हैं, खासतौर से पूरी की बात की जाए तो। रुपए का प्रोजेक्ट है परिक्रमा मार्ग में और बिना किसी दिक्कत के वहां के लोगों को जो सैकड़ों साल से भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर के आसपास रह रहे थे, उनको उचित मुआवजा देकर के उनके सभी भावनाओं का ख्याल रखते हुए जिस तरह से राम मंदिर में किया गया कि उनको रिप्लेसमेंट किया गया, उनको उचित स्थान दिया गया, मुआवजा दिया गया और सभी का सम्मान किया गया कि भाई आपने श्री मंदिर के लिए इस भूमि का दान किया है। और श्री मंदिर का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि 80 लाख लोग जो उड़ीसा में आते हैं भगवान श्री मंदिर और लिंगेश्वर जैसे और कोणार्क जैसे जो ट्रायंगल कहा जाता है, आध्यात्मिक ट्रायंगल उड़ीसा का पुरी बीच के साथ में, वहां के दर्शन के लिए आते हैं 80 लाख लोग, जो कि परिक्रमा मार्ग के बाद ये कहा जा रहा है कि कई गुना बढ़ सकते हैं। तो ये उड़ीसा को एक नए रूप में प्रोजेक्ट करना पूरे वर्ल्ड स्टेज पे, यही तो जो उड़िया कहते हैं ना कि उड़िया गौरव के लिए बहुत जरूरी है। अजय, बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन इस पर एक टेक हम विनोद जी का। विनोद जी, जब हम बात कर रहे हैं कि इस पर कड़ी चुनौती देती हुई बीजेपी नजर आ रही है बीजेडी को, यहाँ पर आधी आबादी या फिर महिलाओं का अगर हम जिक्र करें, जिसमें 70 लाख महिलाएं हैं उड़ीसा में और करीबन 6 लाख से ज्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, और इसी कड़ी में शक्ति वंदन कार्यक्रम के जरिए बीजेपी की नजर इन वोटर्स को साधने की भी रहेगी। विनोद जी, आगे बढ़ाता हूं कि उड़ीसा का यूनिकनेस को आप ये समझिए कि जब यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में खास करके बिहार यूपी में आप जिस तरह से जातिगत राजनीति का बोलबाला देखते हैं, उसके साथ में अगर आप उड़ीसा को देखें तो ये आपको एक कमाल का एक उड़ीसा का रहा है लोगों की अपनी एक लोकतंत्र के प्रति, कि लोगों ने यहाँ जात पात और ये कास्ट कॉम्बिनेशन को कभी नहीं माना है। आप उम्मीद कर सकते हैं इस राजनीति को, भारत के लोकतंत्र को, कि वहाँ पटनायक समाज के लोग अगर आप कहें तो कास्ट इक्वेशन में सबसे कम संख्या में आते हैं। लेकिन आप ये देखिए, नवीन पटनायक अगर 24 साल से लगातार सीएम है तो ये माना जाएगा कि उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उनका एक वेलफेयर स्कीम जो है उसको लोगों ने सराहा है। रही बात जो बीजेपी के साथ में जो उनका अपना एक कंटेस्ट है, वो कभी भी सेंटर में खास करके मोदी को विरोध करते हुए नहीं दिखे हैं। लेकिन आप ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि नवीन पटनायक जब पहला चीफ मिनिस्टर बने थे तो बीजेपी के सहयोग से ही बने थे। 2000 में बीजेपी और बीजेडी ने साथ साथ चुनाव लड़के पूरे कांग्रेस के वहां पे एक तरह से सत्ता का जो एक लंबा सिलसिला था उसको खत्म किया था, और इसमें बीजेपी ने उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन बाद में चल के जो दूसरा इलेक्शन 2005 के इलेक्शन में आते आते नवीन पटनायक ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था। उसके बाद लगातार जो है बीजेपी वहां अपोजिशन में है, और अपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसे ये भाव आता है। पॉलिटिकल पार्टी जब वो कैच करते हैं इस तरह के स्लोगन को, तो जो 400 पार का पीएम मोदी का है, तो स्लोगन भी लोगों के बीच से आता है जब नेतृत्व उसको कैच करता है। तो वो कैच जो है उड़ीसा के परिवर्तन का, वो कैच पीएम मोदी और वहां के लीडरशिप ने, लोकल लीडरशिप ने देखा है, सुना है, क्योंकि उनको पता है कि नवीन पटनायक अब काम नहीं कर रहे हैं इफेक्टिवली, तो उनके जो पीए हैं वो ज्यादा भूमिका में है, उनके हर भूमिका में है, लोग ये देख रहे हैं। तो उनको एक लीडरशिप चाहिए, एक चेंज चाहिए, तो उनके सामने में अल्टरनेट बीजेपी देखता है और पीएम मोदी जैसा नेतृत्व देखता है जो वो किसी से भी ज्यादा एक्टिव है, चाहे उड़ीसा के ग्रामीण अंचल की बात हो, ट्राइबल इलाके की बात हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमें नहीं भूलना चाहिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी उड़ीसा से आते हैं। ये लोगों ने देखा है उड़ीसा के साथ साथ पूरे झारखंड और उस इलाके में एक गांव से पढ़ी लिखी गरीब महिला और एक अभाव से ग्रस्त उसका जो संघर्ष है द्रौपदी मुर्मू की, विनोद जी, हम मान सकते हैं जो विकास है वो एक राष्ट्रपति बनती है। तो ये भूमिका जब बीजेपी के नेतृत्व में और पीएम मोदी के साथ में देखते हैं, तब उन्हें लगता है कि सबका साथ,
सबका विकास जो है वो सिर्फ एक नारा नहीं है, जी। वो पीएम मोदी का एक आदर्श है। जब वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यानी विकास जो है देखते हैं। वो सीमित नहीं है, और जैसा आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो उसी को सार्थक करते हुए पुरजोर तरीके से। विनोद जी जी मैं वही कह रहा था जी। कि जब सामाजिक भागीदारी का और सामाजिक के ताने बाने को आप एक साथ लेके चलते हैं, कोई इस देश में कभी उम्मीद नहीं, ये सोचा भी नहीं होगा कि एक ट्राइबल अपनी महिला राष्ट्रपति हमारी होगी। अगर उड़ीसा के वो दूर दराज के गांव की एक महिला जो बीजेपी ने उनकी भूमिका बनाती है, एक स्कूल की शिक्षिका को एमएलए बनाती है और उसके बाद वो मिनिस्टर बनते हैं, इसी बीजेपी के शासन में जब सरकारें बीजेपी की टूट जाती है, अलायंस खत्म हो जाता है, तब भी वो महिला एक्टिव भी रहती है, बाद में झारखंड की गवर्नर बनती है। तो कहने का ये है कि वो